जो आज की तकरीर आज़म की देखने को मिली, उससे साफ दिखता है कि वो आज़म वो जो पहले बोलता था, जो आज़म खान मंच पे खड़ा होकर चीखते थे, क्योंकि जो अभी बीच में दिखा था कि आज़म खान बीमार हो गए, आज़म खान बीमार हैं, बोलने की ताकत नहीं, लेकिन आज आज़म खान बोले हैं और जो उनकी तकरीर थी उससे लगा कि कहीं ना कहीं वोट डाइवर्ट हो रहा है। एक बड़ी बात ये कि आज़म खान ने आज करीब करीब 50 से 100 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तोड़ लिए, बहुत बड़ी बात है। और वो टूटे हैं जो आकाश सक्सेना जो जहाँ के रहने वाले उस गढ़ से आए हैं टूट के। हमेशा पलटे खाता है। पहले भाजपा का ऊंचा नज़र आ रहा था, मैंने उस दिन भी यही कहा था आपसे कि वक्त गुजरने के साथ देखिए क्या होता है। आप आज़म खान को साइलेंट मत समझिए, रोते हुए मत देखिए और उनको मजबूर और परेशान मत देखिए। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने पहले रोए, पब्लिक को रुलाया, उनको मॉरली अब जब उन्होंने देखा मेरी जनता, मेरे वोटर जो हैं वो इतने ज़्यादा दुख के माहौल में आ गए कि ये तो वोट डालने भी नहीं निकलेंगे, अब उन्होंने 2 दिन से अपना दूसरा रौद्र रूप दिखाया कि मैं कुछ हूँ, जोश दिलाया। और रामपुर के पत्रकारों से बात करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ, मैं उनसे जानता हूँ कि क्या ओपिनियन है चुनाव को लेके, कौन हार रहा है, कौन अभी तक जीत रहा है, क्या हालात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं विपिन शर्मा जी, हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ हैं। जी शर्मा जी, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो शुरुआती दौर चल रहा था उसमें और पिछले 4-5 दिन से जब से आज़म साहब की तकरीरें और जलसे शुरू हुए हैं तब से माहौल थोड़ा बदला है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जैसे एक वो चल रहा था ना पहले से कि हाँ ध्रुवीकरण नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास की बात चल रही थी। अब कहीं ना कहीं आज़म खान ने निशाना साधा है, गो तस्करों की बात करके बार बार के भाजपाई जो हैं वो असली भाजपाई दरी बिछा रहे हैं, गो तस्कर मंच पर हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपाइयों के बीच घुसपैठ शुरू कर दी है। उधर जैसे आज़म खान के मीडिया प्रभारी को या तमाम लोगों को भाजपा ने जो ज्वाइन कराया है तो इन्होंने उधर सेंधमारी शुरू कर दी है। तो जब सेंधमारी का ये दौर चल रहा हो तो कुछ नहीं कहा सकता कि हाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो चुनाव परिणाम 8 तारीख को ही पता चलेगा। हाँ, अब मुकाबला कांटे का दिखाई जरूर दे रहा है। कांटे का? जी, आपके हिसाब से कांटे का? बिल्कुल जी। क्या मेरे साथ रवि किशन सक्सेना है, रुहेलखंड समाचार के संपादक हैं। जी रवि जी, क्या कहेंगे आप? देखिए आमिर, इस समय जो चुनाव का माहौल है वो बिल्कुल दोनों पक्ष में तराजू में अगर रखे तो बराबर से चल रहा है, क्योंकि जो आज की तकरीर आज़म की देखने को मिली उससे साफ दिखता है कि वो आज़म वो जो पहले बोलता था, जो आज़म खान मंच पे खड़ा होकर चीखते थे, क्योंकि जो अभी बीच में दिखा था कि आज़म खान बीमार हो गए, आज़म खान बीमार हैं, बोलने की ताकत नहीं, लेकिन आज आज़म खान बोले हैं और जो उनकी तकरीर थी उससे लगा कि कहीं ना कहीं वोट डाइवर्ट हो रहा है। एक बड़ी बात ये कि आज़म खान ने आज करीब करीब 50 से 100 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तोड़ लिए, बहुत बड़ी बात है। और वो टूटे हैं जो आकाश सक्सेना जो जहाँ के रहने वाले उस गढ़ से आए हैं टूट के, और ऐसे लोग टूट रहे हैं। और आज़म खान बार बार एक मुद्दा कर रहे हैं कि भाजपा के मन से गौ तस्कर है वो बैठ रहे हैं, अपराधी बैठ रहे हैं, भाजपा क्या अपने सिद्धांतों से हट गई। इन मुद्दों को आज़म खान अपने मन से बोल रहे हैं और भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल अभी जब से आज़म खान फील्ड में उतरे हैं तो आमिर एक बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं आज़म खान लोगों के दिल में ये कर रहे हैं कि भाई अगर मैं हार गया तो आप हार गए। क्या लग रहा है आज़म खान की जनसभाओं के बाद क्या माहौल बदला है? बिल्कुल आमिर, बिल्कुल बदला है। जो लोग पहले ये कहते कि आज़म खान पर जब पड़ रही थी तो आज़म खान नहीं झेल पाए तो हमारी क्या बचाएंगे, लेकिन जिस तरह से आज़म सामने आ रहे हैं तो उसे साफ लग रहा है कि आज़म खान के सामने आने से जो उसका वोटर है वो उसके साथ खड़ा हो रहा है। भाई आज़म खान बोल नहीं रहे थे, डरे हुए थे, 4-5 दिन से आज़म खान खुल के मैदान में आ गए तो लोगों को लगना कि नहीं आज़म है, तो इसलिए आज़म के साथ लोग जुड़ रहे हैं। मेरे साथ यूके इंडिया के रिपोर्टर हैं, सीनियर हैं उबैद साहब। क्या लग रहा है उबैद आपको चुनाव में? चुनाव में तो बराबर की टक्कर लग रही है, दोनों तरफा जो है अब लग रहा है। और पहले जो है बीजेपी प्रत्याशी जो थे वो लग रहा था कहीं ना कहीं एक तरफा चल रहा था मामला। आज अखिलेश यादव जब रामपुर आए थे और उन पर मंच पर खड़ा होकर जो आज़म खान ने तकदीर की अपनी, और जब आज़म खान पुलिस के ख़िलाफ़ बोले हैं, मंच से बोले हैं, उन्होंने एतराज़न जो है नारे मारे हैं मंच से कि एसपी साहब जिंदाबाद और थानागंज इंस्पेक्टर जिंदाबाद, कोतवाली इंस्पेक्टर जिंदाबाद के नारे मारे हैं। जब उन्होंने नारे मारे हैं तो रामपुर की पब्लिक उनसे हमेशा खुश हुई है और कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि आज़म खान भी जो है टक्कर का मुकाबला सामने हमने दिख रहा है। तो क्या ये जनसभाओं के बाद देखने को मिला? आपका इसमें ओपिनियन क्या है इसमें?
इसमें ज़्यादातर जो देखने को मिला, आज देखने को मिला है, अखिलेश यादव रामपुर आए थे और आजम खान आज ही बोले हैं। जब वो आजम खान पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोले हैं, जब जनता उनके साथ में आई है, जब आजम खान खुल के बोले हैं। खुल के बोले हैं, जनता उनके साथ आई है। मेरे साथ अभी और लोग मौजूद हैं। तमकीन फयाज साहब हैं, NDTV के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँ क्या ओपिनियन है साहब। एज यूजुअल है, नॉर्मल, कुछ विशेष तो है नहीं, एक्सपेक्टेड था ये। और मैंने पहले भी कहा था कि आज़म खान साहब लंबी रेस के घोड़े हैं और ये उनका 13वां चुनाव है। पहला चुनाव लड़ा नहीं रहे हैं, विधानसभा का उपचुनाव बिल्कुल छोटी सी जगह है उनके बड़े कद के मुकाबले में, तो वो हल्के हल्के चल रहे हैं, अपनी ताकत आखिर के लिए बचा रहे हैं। और मैंने ये पहले कह दिया था कि जो आखिरी दौर का चुनाव होगा उसमें आज़म खान की गरज, हनक और वही पुराना जोश नज़र आएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी शुरू दिन से ये थी कि आज तक उन्होंने कभी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका ना तो नाम लिया, ना उन पर कोई हमला किया। उनके टारगेट पे आज़म खान साहब थे। वो एक बड़े कैनवास के खिलाड़ी हैं, राजनीति के एक मंजे हुए। उनके मुकाबले पर लड़ना आसान नहीं था और वही साबित हुआ। जबकि आज आपने भाषण में देखा होगा, अखिलेश जी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रही, मुख्यमंत्री जी रहे, उप मुख्यमंत्री जी रहे, लेकिन आज़म खान के निशाने पर ना तो मोदी जी थे, ना योगी जी थे, न स्थानीय कोई भाजपाई नाम लेकर उन्होंने किसी के बारे में कुछ कहा। उनका चुनाव ऐसा लग रहा था कि जैसे चुनाव आयोग से लड़ रहे हों या प्रशासन से लड़ रहे हों। पहले ही शायद सभा होगी जिसमें SP रामपुर जिंदाबाद, CO रामपुर जिंदाबाद और गंज थाना इंचार्ज जिंदाबाद के नारे पब्लिक से लगवाए गए हों। तो ये एक उनकी स्ट्रैटेजी है। उन्होंने चुनाव को जो अपना ओपोनेंट है उसका जिक्र ही नहीं किया, उसको साइड लाइन कर दिया और मुकाबला कर रहे हैं, प्रशासन से लड़ रहे हैं, आयोग से लड़ रहे हैं। तो बल्कि आज जो उनकी लैंग्वेज थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो वही पुरानी बातें, तमाम विवादित तरीके, खासकर आयोग के लिए जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए, बहुत उनके जोश और उसके दर्शाते हैं कि उन्होंने कितनी तेज़ ज़ुबान से और कितनी गंभीर बात कह दी। तो ये एक्सपेक्टेड था और चुनाव हमेशा पलटे खाता है। पहले भाजपा का ऊंचा नज़र आ रहा था। मैंने उस दिन भी यही कहा था आपसे कि वक्त गुजरने के साथ देखिए क्या होता है। आप आज़म खान को साइलेंट मत समझिए, रोते हुए मत देखिए और उनको मजबूर और परेशान मत देखिए। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने पहले रोए, पब्लिक को रुलाया, उनको मॉरली। अब जब उन्होंने देखा मेरी जनता, मेरे वोटर जो हैं वो इतने ज़्यादा दुख के माहौल में आ गए कि ये तो वोट डालने भी नहीं निकलेंगे, अब उन्होंने 2 दिन से अपना दूसरा रौद्र रूप दिखाया कि मैं कुछ हूँ, जोश दिलाया। आज यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जी भी थे और ये भी आपके अखिलेश जी थे। तो इन सबका एक कॉम्बिनेशन जो बन के आया, तो उससे कहीं ना कहीं हाइप हुआ ज़रूर है इलेक्शन। अब देखना ये होगा कि कल योगी जी आने वाले हैं और जाहिर बात है कि उनका भी एक अपना चार्म है, एक करिश्माई उनका एक व्यक्तित्व है। उसके आने के बाद यहाँ पर परिस्थितियाँ क्या होती हैं, ये चुनाव पलटियाँ लेता है, आखिरी रात में भी पलट जाता है। आखिरी रात में पलट जाता है। तो अगर आप एक लाइन में पूछें तो इस चुनाव का फैसला भीतरघाती करेंगे। दोनों तरफ भीतरघात हो रहा है मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। तो जो भी भीतरघात जहाँ ज़्यादा हो जाएगा वो हार जाएगा, जहाँ कम हो पाएगा वो जीत जाएगा। तो इस चुनाव का फैसला भीतरघातियों के हाथ होगा, यही मेरा फाइनल कमेंट। जी, भीतरघाती होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय तिवारी जी। जी, क्या कहेंगे तिवारी जी, ओपिनियन क्या है आपका? देखिए ऐसा है, जो भी राजनीति है वो सैद्धांतिक होती है, सिद्धांत पर होती है और हर दल के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ मुख्यतः जो है वो 2 दल जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी की अपनी अलग विचारधारा है, भाजपा की अपनी अलग विचारधारा है। तीसरा जो पक्ष है प्रशासन का है और जो वर्तमान में अभी पिछले दिनों जो हालात रहे हैं, जिन स्थितियों में ये जो सीट है हमारी
यानी विधानसभा में जो मोहम्मद आजम खां साहब हैं उनको सज़ा होना और सज़ा के बाद चुनाव डिक्लेयर होना और उसके बाद अब चुनाव होना, तो जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से जो है वो चुनाव धीरे धीरे टर्न कर रहा है। अब जैसे उस समय जिस समय सज़ा हुई उसके बाद एक माहौल अलग था और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री जी, उनका ही नारा था कि सबका साथ सबका विकास, और ये बात सही है कि सबको समान रूप से जो है वो अवसर मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है और सुविधाएं मिल रही हैं। उसको लेकर एक जो है कार्य शुरू किया और जो पसमानदा समाज का सम्मेलन किया और उसके बाद और मुस्लिम तबके के लोगों का जुड़ना शुरू हुआ। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोगों का भी प्रवेश हुआ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि जहां कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि उस विचारधारा में और इस विचारधारा में क्या अंतर है। अच्छा, जब चुनाव स्टार्ट हुआ था तो एक मैसेज था कि साहब आजम खां साहब जो हैं वो साइलेंट रहेंगे, साइलेंट मोड पर रहेंगे, चूँकि अभी अभी उन्हें जो है हेट स्पीच में सज़ा हुई है, तो लोगों के दिमाग में ये भी था कि भाई एक ऐसे मामले में सज़ा हुई है तो लगता है कि कुछ कठोर नहीं बोलेंगे, कुछ इस तरह का नहीं बोलेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो मौके मिले या जैसे जैसे चुनाव ने आगे टर्न किया और उनका एक बयान आया कि साहब जो है वो हमने अपनी सरकार में कभी भी जो है वो गौ तस्करों को अपने मंच पर सम्मान नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी को इससे परहेज करना चाहिए। तो उनकी एक अपनी योजना है, एक अपना विचार है और जो जिस प्रकार के बयान आए और उसके बाद बीच में जो उनके बयानों में जो तल्खी आई, जो तेज़ी आई और जो उन्होंने अपना पक्ष रखा, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आया कि जो उनकी विचारधारा के लोग हैं, एक तो ये है कि एक प्रतिक्रिया ये होती है कि साहब आपने जनता को लगता है कि साहब हमारे नेता ने, हमारे लीडर ने यहाँ कुछ गलत किया है, तो एक बार जनता ये कहती है कि नहीं सब आपका पक्ष जो है वो ये बेहतर नहीं है, आपने गलत किया है, उसकी आपको सज़ा मिली है। एक पक्ष ये होता है कि जब लीडर अपनी बात रखता है, अपनी सफाई रखता है और जनता उसको मौन समर्थन करती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि साहब जो है पब्लिक का आकर्षण जो है उस नेता के प्रति बढ़ रहा है। तो शुरू में जब स्टार्टिंग थी तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा चला था। लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में जैसे जैसे जो है मोहम्मद आजम खां साहब मुखर हुए हैं और जनता में ने एक तरह से मौन सहमति दी है कि भाई आपके साथ जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जनता की मौन सहमति तो ऐसा लगता है कि साहब नाइंसाफ़ी हुई है, इस प्रकार का मैसेज जो गया है, वहाँ से अब चुनाव जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूत चुनाव है और उसको ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव किस तरफ जाने वाला है। और आगे आने वाले समय में देखिए, आज अखिलेश यादव जी आए तो जानकारी आई है कि कुछ नेताओं ने समाजवादी ज्वाइन करी है। तो अब कल योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, एक बड़ा चेहरा हैं और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा है कि उनके नाम से ही जो है मतलब पार्टी और विचारधारा चल रही है। तो वो कल आ रहे हैं, अब उनके आने के बाद फिर चुनाव एक बार टर्न करेगा। परसों जयंत चौधरी आ रहे हैं और आज चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो घूमे हैं। तो इस तरह से जो है किसकी कितनी स्वीकारता है, कितना क्या है, तो ये अगर एक लाइन में पूछूं तो क्या कहेंगे? एक लाइन में तो देखिए, चुनाव का तो ये है कि चुनाव को अगर आप 2 घंटे पहले पूछें कि चुनाव का परिणाम क्या होगा, तो मैं समझता हूँ शायद 2 घंटे पहले भी कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि चुनाव का परिणाम क्या रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बहुत से ऐसे मसले रहते हैं जो ये अंत समय तक ये तय नहीं कर सकते कि साहब चुनाव का अंतिम परिणाम क्या होगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी पक्ष ये ना समझे कि वो अच्छी स्थिति में है, क्योंकि चुनाव तो चुनाव है, कभी भी किधर भी टर्न कर सकता है। मेरे साथ हैं शारिक कमाल तक, वरिष्ठ पत्रकार हैं रामपुर के। शारिक भाई क्या कहेंगे, क्या ओपिनियन है आपका?
चुनाव पिछले 3 दिनों से पलटा है काफ़ी, और जिस तरह से आज़म खान ने तकरीरें की हैं, जाहिर है कि रामपुर का जो चुनाव होता है वो जब से आज़म खान की राजनीति शुरू हुई है तो भाजपा और आज़म खान के बीच है। यहाँ पर 60-40 का अनुपात है। 40% हिंदू समाज के वोट हैं और 60% मुस्लिम समाज के वोट हैं। बड़ी भूमिका पोलिंग परसेंटेज की होगी, क्योंकि दोनों समाज के बीच 20% का अंतर है। अगर ये 20% पोलिंग परसेंटेज नीचे आती है तो भाजपा के लिए राह आसान होगी। अब इस 20% को नीचे आने के लिए जनता ने क्या तय किया है, इसका निर्णय आना बाकी है। जनता पर अभी कई सारी चुनौतियां हैं, वो अभी सोच रही है। जिस तरह से आज़म खान ने तकरीरें की हैं पिछले 3 दिनों में कि अब्दुल जो है वो पोंछा लगाएगा, दरी बिछाएगा, तो उससे क्या हुआ। या आज अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने कहा कि गो तस्करों पर भाजपा मंच पर ले जा रही है। तो गो तस्कर वही थे जो सपा शासन में जिन पर ये इल्ज़ाम रहता था, वो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि गो तस्करी सपा कराती है, और भाजपा ने सत्ता में आते ही गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की तो वो सब गो तस्कर बन गए। और इसका मतलब ये हुआ जब वो गो तस्कर बने तो भाजपा शासन में ही गो तस्करी बंद हो गई। अब वो कहीं जाएं वोटर की हैसियत से, तो ये कहना कि वो गो तस्करों से मंच सजाया जा रहा है, तो वो वोटर है, उसे अपना वोट देने का अधिकार है। गो तस्कर उनकी सत्ता में वो सब उनके साथ थे, भाजपा ने कार्रवाई की, वो गो तस्कर कहलाए गए। अब भविष्य में वो गो तस्कर हैं, अब वर्तमान में नहीं हैं, या जिला प्रशासन को चुनौती बनाना, ये जिस तरह से लगा ऐसा प्रतीत हुआ कि आज़म खान को इस समय निर्वाचन आयोग और प्रशासन हमेशा से ही चुनौती रहता है उनके सामने, आज भी है। वो हर चुनाव में हमेशा से ही अब जनता से जब उनके जो लोग थे जो उनसे टूटे हैं, तो ये खलबली उनमें अपने आप में मचने लगी। वो भाजपा के लिए एक मैसेज हो कि हम आपके लोग तोड़ रहे हैं, या आप हमारे ले जा रहे हैं तो गो तस्कर ले जा रहे हैं, या भाजपा के लोग जो वहाँ जा रहे हैं। अब कई सारी मैंने देखा है कि आज़म खान बार बार बोल रहे हैं। इधर भाजपा का चुनाव जो है वो साइलेंट मोड की तरफ आया है। जब आज़म खान ने तकरीरों में घेरना शुरू किया तो जिस तरह से भाजपा अपना पहले प्रचार प्रसार करती थी उसी तरह चलती है, और वो बार बार प्रशासन को और पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो चुनौती मान रहे हैं, उन्हें खतरा है। आज़म खान को खतरा है। बिल्कुल। मेरे साथ विपिन शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपसे बात तो हो गई, लेकिन साथ में एक कवि भी हैं आप। चुनाव को लेके, ओपिनियन पोल को लेके जो ओपिनियन है, कौन हारे कौन जीते, इसको लेके कोई कविता है आपके पास? देखिए, आज़म खां हाफ सेंचुरी उन्होंने सियासत की रामपुर में बनाई है, और मैं समझता हूँ जब भी कभी 100 साल 200 साल बाद जब यूपी की हिस्ट्री को पढ़ा जाएगा तो आज़म खां का नाम ज़रूर लिया जाएगा, इस वजह से कि 10 बार विधायक रहना, सदन में रहना, लोकसभा में सांसद रहना, राज्यसभा में रहना, मिनिस्टर रहना, तो एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। ये बात अलग है कि वर्तमान में हालात अलग हैं, समय बड़ा बलवान। जैसे आज अखिलेश जी ने कहा कि सब समय की लीला है, कल समय कुछ था, आज समय कुछ है। तो कल आज़म खान साहब का उरूज था, आज ढलान है, कल क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक बार एक कलेक्टर यहाँ हुआ करते थे, उनसे किसी काम को कहा गया था, शाम लगभग 4 साढ़े 4 बजे का वक्त होता, उनसे कहा गया कि साहब यूनिवर्सिटी आ जाइए, एक फ़ाइल पर साइन होने हैं। उन्होंने कहा मैं शाहबाद तक जा रहा हूँ, वापसी में आकर साइन कर दूँगा। तो उनसे कहा गया कि ऐसा है, फिर हम कल दूसरे कलेक्टर से साइन करा लेंगे। और सुबह मुझे खूब ध्यान है, 2 अक्टूबर की डेट थी, सुबह में जब हम लोग गांधी समाधि पर पहुँचे तो वहाँ 2 कलेक्टर खड़े थे। एक वो जो रात 1:30 बजे तक कलेक्टर रामपुर हुआ करते थे, एक वो जो रात 2 बजे के बाद रामपुर के कलेक्टर बने थे। तो ये स्थितियाँ भी रामपुर ने देखी हैं, और रामपुर ने ये भी स्थिति देखी, जैसे हम लोग सुनते थे कि हाँ मुनादी क्या होता है, ढोल क्या पिटता है, हमने कभी नहीं देखा था। आज़म खां का पिटा, मुनादी उनकी हुई। एक इतनी बड़ी शख्सियत रामपुर के, अगर हम सियासी घराने की बात करें तो जिस समय आज़म खां जेल गए थे तो उस समय एक बहुत बड़ा सियासी घराना रामपुर का था। आज एक अलग बात है कि उन्हें वोट डालने का अधिकार तक उनके पास नहीं है। तो ये सब वक्त की लीला है, उस पर बस एक लाइन हाजिर करता हूँ
रुतबा ऐसा मानो चमड़े का सिक्का चलता था, रुतबा ऐसा मानो चमड़े का सिक्का चलता था, नज़र फिरी तो नौकरशाही का सूरज ढलता था, डीएम एसपी क्या सीएम तक बात नहीं टलती थी, और किसी की सूबे भर में दाल नहीं गलती थी, पर आज हद है हालाते परेशान की, जय बोलो बोलो समय बलवान की, जय बोलो बोलो समय बलवान की। शुक्रिया। शुक्रिया साहब जी। हमने रामपुर के वरिष्ठ पत्रकारों से बात की और उन्होंने अपनी सबने राय रखी।